देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में इसके ऊपर सब कुछ पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। देखिए, इसके हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। आज हमारा यहाँ से पार्ट 3 शुरू होने वाला है और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, यानी कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, जितने भी हमारे मेटल होते हैं और नॉन मेटल होते हैं, वो आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। इन द एबव एक्टिविटीज़, जो आपने ऊपर की एक्टिविटीज़ पढ़ी, यू सा द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द नंबर ऑफ रिएजेंट। उनको हम क्या करवाते हैं, मेटल को अलग अलग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे थे। वाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर, यानी कि ये मेटल जो है रिएक्शन क्यों करते हैं। लेट अस रिकॉल, चलिए याद करते हैं, व्हाट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इन क्लास 9। आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में क्लास 9 में पढ़ा होगा। वी लर्न द नोबल गैसेस, हमने नोबल गैसेस के बारे में सीखा था। विच है कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, और उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि उनकी जो वैलेंस सेल होती है वो क्या होती है, फिल्ड होती है, यानी भरी हुई होती है। वैलेंस सेल होता क्या है, किसी भी एलिमेंट की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, उसके जब सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिल होते हैं, तो उसको बोलते हैं कि वो कंप्लीट फिल्ड वैलेंस सेल है। सो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, और केमिकल एक्टिविटी के बारे में देखा था। वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीट फील्ड वैलेंस सेल। तो हम यहाँ पर अब क्या सीखेंगे, एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी क्या होगी एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीट फील्ड वैलेंस सेल, यानी कि किसी की भी अगर वैलेंस सेल खाली है तो उसको क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि उनका जो है फिल हो जाए, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेट अस हैव लुक टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस के बारे में। एंड सम मेटल एंड नॉन मेटल, कुछ मेटल के और नॉन मेटल के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3, आपको टेबल दी गई है 3.3, दैट अ सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जो हमारा सोडियम एटम होता है उसके उसके बाहरी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है। इफ़ इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम सेल, यानी कि जो है ये इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दें, एम सेल जो होती है उससे 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, देन इट एल सेल नाउ बिकम्स द आउटर मोस्ट सेल एंड द स्टेबल ऑक्टेट। तो अगर एम सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये छोड़ दे तो जो एल सेल होगी वो क्या हो जाएगी, स्टेबल ऑक्टेट हो जाएगी। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन, यानी कि जो इसका न्यूक्लियस है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी 10 कम, लेकिन जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10। सो देयर इज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज अस अ सोडियम, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन कोई भी लूज़ करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है, तो Na+ हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर जो क्लोरीन होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इन इट्स आउटर मोस्ट, बाहर की उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। तो जो क्लोरीन होता है उसके पास बाहर 7 होते हैं। एंड इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन, और उसकी कितने की ज़रूरत होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इफ़ अ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, और सोडियम और क्लोरीन अगर रिएक्शन कर दें, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाई सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए लूज कर देगा, कुड बी टेकन बाई क्लोरीन, और वो क्लोरीन क्या ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स यूनिट निगेटिव चार्ज, जो कोई इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव का चार्ज आता है। द क्लोरीन एटम गेट्स यूनिट निगेटिव चार्ज, यानी इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज द न्यूक्लियस हैज़ 17 प्रोटॉन, और इस क्लोरीन किस नंबर पे आता है, 17, और जो जिस नंबर पे आता है उसके अंदर उतने ही प्रोटीन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो 17 प्रोटॉन होते हैं। एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन इन इट्स KLM, और इसके बाहर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, क्योंकि 17 नंबर पे आता है
ये इसके लिए आपको अभी मैं समझा दूंगा आगे। लिखा है कि 17 प्रोटॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन इसके के बाहर सेल में हो गए। दिस गिव्स अस क्लोराइड, दिस गिव्स अस क्लोराइड एनायन, यानी कि निगेटिव को क्या बोलेंगे, अनायन दे देगा। सो बोथ दीज एलिमेंट कैन हैव गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन द फॉलोअर्स। देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर अच्छे से समझा दिया गया है। ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप पर अभी जो टेबल दी गई है उसको देखिए और समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में। अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा था, नहीं याद है तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। लिखा है कि टाइप ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कितने तरह के होते हैं, या तो कोई नोबल गैसेस होती हैं। अधिकतर जो नोबल गैसेस होती हैं पीरियोडिक टेबल में वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होती हैं। मेटल हैं ये सारे हमारे, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ये हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, ये सब क्या हैं, ये सब हैं हमारे नॉन मेटल हैं। ये सब क्या हैं, नॉन मेटल हैं। जैसे कि नोबल गैसेस ये हमारी हैं, तो एलिमेंट के नाम बता दिया गया, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। और इनका एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर का मतलब यही होता है कि जब आप सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले आने चाहिए आपको 20 एलिमेंट के नेम। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, 20 एलिमेंट के नाम ज़रूर आना चाहिए। सबसे पहला आप ये काम करिए, 20 एलिमेंट के नाम याद कर लीजिए। 20 एलिमेंट नाम याद हो जाने के बाद, वो भी नाम आपको ऐसे ही नहीं याद होना चाहिए, आपको सीरियल में नाम याद होना चाहिए कि सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब आपको क्लियर याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इसी तरह सारे एलिमेंट 20 आपको याद करना पड़ेगा। फिर क्या होता है, फास्फोरस, फिर सल्फ़र होता है, क्लोरीन होता है, फिर आर्गन होता है, फिर पोटेशियम होता है और कैल्शियम होता है। ये हमारे हैं 20 एलिमेंट जो कि आपको सीरियल में याद होना चाहिए। ये जब याद हो जाएंगे तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको समझ में आएगी। ये सीरियल में क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि सीरियल में इसलिए याद होना चाहिए ताकि आपको एटॉमिक नंबर और किसमें कितने प्रोटॉन होंगे सारी क्लियर हो जाएंगी। जैसे नोबल गैसेस हैं, यहाँ पे नोबल गैसेस लिखा हुआ है, तो हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है ना, तो 2 नंबर पे आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 2 होगा। नियॉन कितने नंबर पे आता है, 10, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, जो जिस नंबर पे आता है वही उसका वही एटॉमिक नंबर होता है। आर्गन अगर 18 नंबर पे आता है तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब देखिए ये सेल वगैरह क्या होती हैं, तो देखिए बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा आर्गन कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। तो बीच में क्या होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस है। ये क्या है हमारा, न्यूक्लियस हो गया। इसके चारों तरफ क्या होती हैं, सेल होती हैं। चारों तरफ क्या होती हैं, सेल होती हैं, कुछ इस तरीके से। न्यूक्लियस यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर होगा क्या होगा, जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 18 है, तो इसमें इसी न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। हमेशा इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। और प्रोटॉन का नंबर कितना नंबर के बराबर होता है, जिसकी जितनी एटॉमिक नंबर होगा। जैसे कि आर्गन का यहाँ पे आर्गन का कितना है, 18 है, तो प्रोटॉन भी इसके अंदर कितने होंगे, 18 ही होंगे। और प्रोटॉन हमेशा किसके अंदर होते हैं, इसी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए क्लियरली, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको ये समझ में आ चुका है कि प्रोटॉन हमेशा कहाँ होते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं इन सेल में। ये जो हमारी बाहर ये सेल बनी हुई हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो हमारे रिवॉल्व किया करते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन होंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने का तरीका होता है कुछ। क्या तरीका होता है बताता हूँ। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये पहली, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कहाँ करते हैं, तो इन सेल में करते हैं। ये जो सेल हैं इसमें रिवॉल्व करते रहते हैं। तो पहले सेल का क्या नाम होता है, पहले सेल को बोलते हैं, ये के सेल है, पहली सेल को क्या बोलते हैं, के, एल, एम, और इसके बाद भी और भी होती हैं। आप मान लीजिए एक और बना दीजिए, तो इसका नाम क्या दे देंगे, इसका नाम दे देंगे एन सेल। इसका नाम क्या दे देंगे, एन सेल नाम दे देंगे, एन सेल नाम दे देंगे। अब देखिए आपको क्या जानना चाहिए, तो पहला जो हमारा सेल होता है, ये जो पहली सेल है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, तो मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, 2। उसके बाद दूसरी सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, फिर 8, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये सारी क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, जैसे अब ये क्यों लिखा है, तो अब देखिए उसके बाद लिखा है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन सेल। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इनके हिसाब से कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जैसे हीलियम 2 नंबर पे आता है, तो इसके के सेल में लिखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं। भाई अगर हीलियम 2 नंबर पे आता होगा तो पहले ही सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, 2 रख दिया, तो यानी कि के में 2 आ गए। नियॉन 10 नंबर पे आता है, तो हम जानते हैं कि पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो के में 2 रख दिया। उसके बाद एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, उस पहले में 2 होते, बाकी 8, तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो ये भी फिल हो गई। उसके बाद है आर्गन। आर्गन में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि पहले में 2, फिर 8, फिर फिल हो गए, इसको भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब आ जाते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम। सोडियम कितने नंबर पे होता है, 11, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, फिर दूसरे में 8 होने चाहिए, फिर बचा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसीलिए एम वाले में यहाँ पर क्या लिख दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आ गया होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर सोडियम लिखा हुआ है, तो सोडियम के बारे में क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको 20 एलिमेंट अगर नाम याद है, तो आप सोचिए कि जो हमारा सोडियम है वो किस नंबर पे आता है। जो हमारा सोडियम है वो किस नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 11। तो इसको, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही तो लिखा हुआ है। हमने पढ़ा था अभी कि पहले सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। उसके बाद 8 हो सकते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल यहाँ पर, जितना जिसका एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यानी कि अब तो पहले में 2 हो सकते हैं, 2 रख दिया। दूसरे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। अब इसके बाद सिर्फ बचा कितना है, 1 ही तो बचा है। तो यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, इस आउटर मोस्ट सेल को इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और स्टेबल होने के लिए या तो 1 छोड़ सकता है, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको आसान कौन है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है। तो हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ना आसान है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज़ कर देगा। तो इसका देखिए 2,8 सोडियम कटायन बना लेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करता है तो क्या बनता है, कटायन बनता है। उसके बाद इसकी रिएक्शन मान लीजिए हमको क्लोरीन जो है, क्लोरीन किस नंबर पे आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्लोरीन किस नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। क्लोरीन किस नंबर पे आता है, जो क्लोरीन होता है वो हमारा एटॉमिक नंबर है इसका 17। उसके बाद लिखा हुआ है, इसका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हम जानते हैं कि पहले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, उसके बाद 8 होते हैं, तो बचे कितने लास्ट में, 7। अब यहाँ पर आप बताइए कि इसको जो लास्ट वाली ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करने के 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। लेकिन करना आसान क्या है,
तो इस 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ने में बहुत एनर्जी लूज़ करना पड़ेगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने में बहुत इजी तरीका है और गेन कर लेगा। तो क्लोरीन को में जब 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको दे देंगे तो क्या बना लेगा, एनायन। जो छोड़ता है इलेक्ट्रॉन वो कटायन बनाता है, जो गेन करता है वो एनायन बनाता है। तो जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो इसका जो बाहरी ऑक्टेट है 7, हमको 8 चाहिए थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये देखिए, जब सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना था आप देख रहे थे, और क्लोरीन को 1 गेन करना था, इसीलिए जब हम सोडियम और क्लोरीन को जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा सोडियम क्लोराइड इस तरीके से बन जाता है। Na पर प्लस का चार्ज आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, और जो गेन करता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। ये सब क्या दिखाया गया है, तो ये जो दिखाया गया ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये आउटर मोस्ट में इसके कितना इलेक्ट्रॉन था, सोडियम के 1 था, तो यहाँ पे 1 दिखाया जा रहा है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए 7 बनाया गया। आप ये दिमाग में रखिएगा कि हम चाहे तो इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए इस तरीके से पॉइंट लगा सकते हैं या फिर क्रॉस का भी निशान लगा सकते हैं, बट ये सोडियम क्लोरीन अलग अलग थे, तो चाहे तो आप पॉइंट एक के लिए दिखा दिया और एक के लिए हमने क्रॉस का साइन दिखा दिया। बाकी आप चाहे तो क्रॉस यहाँ भी दिखा सकते हैं, चाहे तो डॉट यहाँ भी दिखा सकते हैं, बस हाँ एलिमेंट अलग अलग हैं तो अलग अलग दिखा देते हैं। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब उसके बाद लिखा है सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, यानी जो हमारे सोडियम होते हैं, क्लोराइड हैं, बीइंग अपोजिटली चार्ज। ये क्या है, अपोजिट चार्ज है कि नहीं, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और एक जगह निगेटिव चार्ज है, तो अलग अलग हैं। बीइंग अपोजिटली चार्ज, दोनों के अपोजिट चार्ज हैं। अट्रैक्ट ईच अदर, और हम क्या जानते हैं कि अगर एक जगह पॉजिटिव चार्ज हो, एक जगह क्या हो, एक जगह पॉजिटिव चार्ज हो और एक जगह निगेटिव चार्ज होते हैं, तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्ट ईच अदर एंड हेल्ड आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ पर किस फोर्स के द्वारा सोडियम और क्लोरीन अट्रैक्ट होंगे, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स तरह नहीं रहते हैं, बट एग्रीगेट्स टू अपोजिटली चार्ज आयन, और अपोजिट चार्ज आयन की तरह रहते हैं। आयन है ना, क्योंकि प्लस माइनस का चार्ज है। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोर आयनिक कंपाउंड। चलिए और आयनिक कंपाउंड के बारे में सीखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत ही आसान है अगर आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तब। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों को ले लिया गया है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के बारे में दिखा दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नीशियम किस नंबर पे आता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो मैग्नीशियम है वो किस नंबर पे आता है। तो हमारा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे। कितने नंबर पे, 12 नंबर पे आता है। तो उसके बाद हम दूसरा काम क्या करते हैं कि इसका लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फिर कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आपको क्या मालूम हो गया कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आउटर मोस्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या कर सकता है, हम जानते हैं कि ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है। एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एम सेल में होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना ठीक है या 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है। तो हम जानते हैं कि कम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है आसानी से। ठीक है, तो ये किस तरीके से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो क्या बनाता है, कटायन बनाता है। क्या बनाता है, कटायन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन किस नंबर पे आता है, क्लोरीन के बारे में अभी ऊपर भी पढ़ा था। क्लोरीन हमारा किस नंबर पे आता है, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। किस नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। क्लोरीन हमारा किस नंबर पे आता है, 17। तो इसका ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर। ये क्या हो गया, ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो इसका लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो के सेल में होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 होंगे, और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये क्या कर सकता है,
आप बताइए कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसकी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब देखिए, अब हम जान चुके हैं कि जो मैग्नीशियम है उसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हम मैग्नीशियम की जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीन यहाँ पर 2 ले लेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था तो क्लोरीन को 1 दे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था। अब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो 2+ का चार्ज आएगा और क्लोरीन के ऊपर 2 हैं तो इस पर निगेटिव, ये जो 2 का मतलब है यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर निगेटिव का चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उस पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड इस तरीके से बन जाएगा। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब उसके बाद लिखा है द कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल, यानी कि ये क्या है, हमारा मेटल है, ये हमारा क्या है, नॉन मेटल है। आर नोन एज आयनिक कंपाउंड, और इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, जिसमें हम ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करें, क्या करें, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दें, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करें फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, और इसी को हम चाहे आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। कैन यू नेम द कटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2। तो मैग्नीशियम इसमें कटायन बताना है, एनायन बताना है। तो कटायन किसको बोलते हैं, जैसे मैग्नीशियम इसमें हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कटायन। और दूसरा है एनायन, कौन है, तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उस पर पॉजिटिव का चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव का चार्ज आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड भी इन्हीं को बोलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, इनके गुण कौन से होते हैं, इनके फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलिए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि जो हमारे मेल्टिंग पॉइंट होते हैं या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं किसका, आयनिक कंपाउंड का। तो ये हमारे कुछ आयनिक कंपाउंड लिखे हैं क्योंकि इसमें एक मेटल है, पहले वाले जो जैसे सोडियम है, लिथियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे हमारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और क्लोरीन, जैसे क्लोरीन है, ये सब हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। और ये सारे हैं हमारे आयनिक कंपाउंड। इनका मेल्टिंग पॉइंट आप देखिए कितना ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड का, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो पहला फीचर यही मिल गया यहाँ पर। बाकी यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। इनको देखिए कौन कौन सी इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले लिखा है फिजिकल नेचर के बारे में। किसके बारे में, फिजिकल नेचर के बारे में लिखा हुआ है। फिजिकल नेचर लिखा है आयनिक कंपाउंड और सॉलिड, ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। और समवॉट हार्ड, और काफ़ी मजबूत होते हैं। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच में। दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल, क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। एंड ब्रेक इनटू व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। एक खासियत क्या होती है, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि जब आप इनको प्रेस करेंगे तो क्या होते हैं, टूट जाते हैं 2 पीसेस में। दूसरा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है, तो आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। दिस इज़ बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको ठीक ठाक मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती है इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, अक्सर जो है सोल्यूबल होते हैं वाटर में, इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुलते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। उसके बाद लिखा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो लिखा है द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सोल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अ सोल्यूशन इन वाटर कंटेन्स आयन। तो हम जानते हैं कि जब इनको वाटर में मिलाएंगे तो क्या होंगे, इनमें आयंस बन जाएंगे, विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, जो कि इलेक्ट्रोड्स के अपोजिट पे जाएंगे। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करा जाएगी थ्रू द सोल्यूशन, तो जब इसी सोल्यूशन से, तो आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक स्टेट। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सॉलिड के रूप में होंगे तो नहीं पॉसिबल है, ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, लेकिन किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, यानी कि मोल्टन स्टेट में होना, सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं। उसके बाद लिखा है दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब मोल्टन स्टेट में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे, तब कंडक्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ये देखिए यहाँ पर दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया है, अकरेंस ऑफ मेटल क्या होता है, यानी कि मेटल को हम कैसे निकालते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। जो हमारी पृथ्वी की जो क्रस्ट है वहाँ से ये बहुत ही बड़ा सोर्स है मेटल का निकालने का। सी वाटर आल्सो कंटेन द सम सोल्यूबल साल्ट, यानी कि जो सी वाटर होता है इसमें साल्ट क्या होता है, सोल्यूबल रूप में होता है, सजेस्ट सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। द एलिमेंट आर कंपाउंड, इसी तरीके से जो हमारे एलिमेंट होते हैं कंपाउंड होते हैं, विच अकर नेचुरली, जो कि कैसे निकलते हैं, नेचुरली निकलते हैं, इन द अर्थ क्रस्ट। कहाँ से निकलते हैं, अर्थ क्रस्ट से, इनको हम मिनरल्स बोलते हैं। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर जैसे मिनरल्स जो होते हैं कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा मेटल्स होते हैं। एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, और वहाँ पे निकाल भी सकते हैं। दीज मिनरल आर कॉल्ड ओर्स, और इन्हीं मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है। यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अभी आप लोगों ने ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बारे में पढ़ भी लिया है, इसको हमने पार्ट 2 में कवर किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए एक बार, इसको हमने पार्ट 2 में पढ़ लिया था। हैविंग दिस नॉलेज, इस जो चीज़ सीखी थी, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। तो इस चीज़ को अगर आपने समझा होगा तो मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है ये आप समझ जाएंगे। सब मेटल आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। जो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, और कुछ होते हैं कंपाउंड के रूप में होते हैं। द मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लेस्ट रिएक्टिव। हम लोगों ने जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था तो उसमें जो नीचे एलिमेंट लिखे होते वो क्या होते थे, लीस्ट रिएक्टिव होते थे। दे आर ऑफन फाउंड इन द फ्री स्टेट। वो भी, ये जो कम रिएक्टिव होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो कंपाउंड के फॉर्म में नहीं होते हैं, वो अकेले फ्री स्टेट में होते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टेट, फॉर एग्जांपल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। तो हम लोगों ने यहाँ पर गोल्ड वगैरह सबसे नीचे थे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो कम रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि गोल्ड, ये हमारा गोल्ड है, ये हमारा गोल्ड है, और सिल्वर, सिल्वर हमारा एजी को बोलते हैं। प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द, कॉपर इन द फ्री स्टेट। ये जो हमारे कॉपर हैं ये सब हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। सिल्वर आर आल्सो फाइंड इन द कंबाइंड स्टेट इन सल्फाइड। लेकिन जो हमारा सिल्वर है वो हमारा कंबाइंड फॉर्म में होता है, सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में। द मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ये जो हमारी एक्टिविटी है इसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, जो कि ये क्या है,
ये वाले, ये ऊपर के, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दैट दे आर नेवर फाउंड इन द नेचर एज फ्री एलिमेंट, तो ये फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। द मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो हमारे मिडिल में आ रहे हैं, ये जो हमारे मिडिल में आ रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम रिएक्टिव। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली इन ऑक्साइड, ये किस रूप में पाए जाते हैं, तो ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मैनी मेटल आर ऑक्साइड, आप देखेंगे कि जो ओर्स होते हैं वो उसमें बहुत सारे मेटल हैं जो कि ऑक्साइड के रूप में होते हैं। दिस इज़ बिकॉज द ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन भी बहुत तेज़ रिएक्ट करती है। इज़ वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ, और ये ठीक ठाक मात्रा में है। दस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि रिएक्टिविटी के आधार पर वी कैन ग्रुप, हम लोग बांट सकते हैं इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, तो हम इनको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी क्या है, पहली कैटेगरी है कि मेटल ऑफ द लो रिएक्टिविटी, ठीक, जो मेटल ऐसे हैं जो कम रिएक्टिव हैं। दूसरा है मेटल और मीडियम रिएक्टिविटी, दूसरा है मीडियम रिएक्टिविटी के हिसाब से। और उसके बाद क्या है, तीसरा है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ आर यर टू यूज आफ्टर द मेटल फॉलिंग इन, तो इनको निकालने के अलग अलग तरीके हैं। उसके बाद सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल, और भी बहुत सारे स्टेप लिए जाएंगे इनको निकालने के लिए। अ समरी ऑफ दीज स्टेप इन गिवन ईच स्टेप एक्सप्लेन इन द डिटेल, और ये सारी चीज़ें आपको नीचे बताया गया है और इनको एक्सप्लेन भी किया गया है अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है और में से ही तो निकालते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ और के बार हिसाब से हम लोग इनको 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। उसके बाद इनको हम किस मेथड से निकालेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, उसके बाद प्योर मेटल मिल जाता है। फिर है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ये कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोनेट को जिस मेथड से निकालते हैं उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, सल्फाइड और को जिस मेथड से निकालते हैं उसको बोलते हैं रोस्टिंग मेथड से। उसके बाद हम क्या कराते हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, फिर रिडक्शन कराते हैं, उसके बाद हमें मिल जाता है। इधर है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ये सल्फाइड और की फॉर्म में होते हैं, जिस मेथड से हम लोग निकालते हैं उसको बोलते हैं रोस्टिंग, फिर हमें मेटल मिल जाता है, उसको फिर क्या कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। ये कुछ है। यहाँ जब ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाता है उसके बाद रिडक्शन कराते हैं, फिर प्योरीफिकेशन कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं और हमारा हो जाता है। स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो ये आपको पढ़ लेना है। आगे चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक छोड़ते हैं, बाकी इसके आगे की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और आगे आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ही लेक्चर पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।